वैसे तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रेटेजी ये है कि जब कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आए या जब कभी भी किसी भी रेप्यूटेड कंपनी के शेयर्स नीचे आने लगे तो उसमें और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। और यही चीज रिपीट हो रही है येस बैंक की तरह वोडाफोन आइडिया में भी। जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइसेस नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो और शेयर्स को परचेज करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप स्क्रीन पर 2018 से लेकर 2021 के इन्वेस्टमेंट्स पैटर्न को देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और इसके साथ साथ जितने भी डीआईआईस हैं वो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को बेच रहे हैं, और जैसे जैसे ये लोग इन शेयर को बेच रहे हैं वैसे वैसे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं उन शेयर्स को परचेज करते जा रहे हैं। और यहाँ पर ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। इसके अलावा सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जिस किसी ने भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया है काफी टाइम पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले या 12 महीने पहले, वो अपने एवरेज परचेज कॉस्ट को कम करना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज के इस एनालिसिस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस इतने नीचे क्यों गिर गए और उसके पीछे का रीजन क्या है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वोडाफोन आइडिया का। तो आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का ये सही टाइम है या नहीं, और आखिर आप लोगों को वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ हुई है या कंपनी के शेयर प्राइस में डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2002 से लेकर 2021 तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को -72% का रिटर्न दिया है। एक टाइम था जब कंपनी की शेयर प्राइसेस थी 120 रुपीज, और अगर मैं आज के करंट शेयर प्राइसेस की बात करूँ तो यहाँ पर करंट शेयर प्राइसेस है 14 रुपीज। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 साल में कितने रिटर्न दिए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 साल में -67% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में तो यहाँ पर उसका दिवाला निकल गया होता, क्योंकि यहाँ पर 5 साल में काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो एक दिन के अंदर अंदर इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने अपने इन्वेस्टर्स को 6.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इसी के साथ साथ अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में 23% का पॉजिटिव रिटर्न था। सिमिलरली एक मंथ के अंदर अंदर 45% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने 50% तक ग्रो किया है। अगर आप लोगों ने एक साल पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती थी 2 रुपीज। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक साल पहले की बात करूं तो एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस काफी ज्यादा गिरे थे और ये टाइम कंपनी के लिए काफी ज्यादा खराब था। वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस के इतना नीचे आने के पीछे के 3 रीजन है जो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं कि कंपनी आखिर बिजनेस किस तरीके से करती है और उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है। वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है कॉलिंग की सर्विसेज और इसके साथ साथ इंटरनेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो 100% रेवेन्यू है, कंपनी के जो 100% इनकम होती है वो इन्हीं सोर्सेज से होती है। इसके अलावा कंपनी के पास और किसी तरीके का सोर्स नहीं है इनकम के लिए। आज से 3 साल पहले बहुत सारी कंपनीज थी मार्केट में, लेकिन अभी रिसेंट डेज में अगर बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 कंपनीज बची हैं टेलीकॉम सेक्टर में। सबसे पहला जियो, सेकंड नंबर पर आता है भारती एयरटेल और तीसरा और आखिरी है वोडाफोन आइडिया। मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि वोडाफोन आइडिया को कॉम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो पर कस्टमर का रेवेन्यू होता है वो बाकी कंपनी से काफी कम है। होप करता हूं कि अभी तक आपको वोडाफोन आइडिया के बिजनेस मॉडल के बारे में पता चला होगा और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको ये भी पता लग गया होगा कि आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स इतने नीचे क्यों आ रहे हैं। आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के इतने नीचे आने के पीछे का रीजन क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं कि आखिर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसा जा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन इसके नीचे एक और फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। जब भी कोई भी कंपनी अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस के प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए लोन्स लेती है तो यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया के इंटरेस्ट फैक्टर की बात करो तो वोडाफोन आइडिया का इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ते जा रहा है और इसी का इंपैक्ट पड़ा है इसके नेट इनकम पर, और नेट इनकम भी कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज है कि कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू की वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कंपनी बहुत सारे 5G के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ करूँ तो इसके कॉम्पिटिटर से काफी कम है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में करंट असेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ करंट लाइबिलिटीज बढ़ते जा रही है और इसी चीज का इंपैक्ट पड़ा है टोटल लाइबिलिटीज पर। अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट को समराइज करूँ तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी के पास लाइबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू असेट्स। इसके अलावा यहाँ पर भी एक गुड न्यूज, अगर मैं रेसेंट सिनेरियोस की बात करूँ, अगर मैं रेसेंट डेट टू इक्विटीज की रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले इस कंपनी का काफी कम है। लेकिन अगर मैं इसके करंट रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर करंट रेशियो इसका काफी ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्योंकि कंपनी के पास लाइबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू असेट्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट फाइनेंशियल्स में कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि इस कंपनी के कैश फ्लो को देख सकते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो काफी ज्यादा तितर बितर हो गया है। कंपनी के कैश फ्लो में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं और इसके साथ साथ अगर मैं फिगर्स
की बात करूँ तो बहुत सारे फिगर जो है वो नेगेटिव में है। लेकिन यहाँ पर भी एक गुड न्यूज है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में ग्रो करेगा और इसके साथ साथ कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स देगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में ये कंपनी इतना रिटर्न्स दे सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जिसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे हो। आखिर वो कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो इतनी नीचे गिर गई थी और अभी थोड़ा बहुत ऊपर आ रही है। सबसे पहला रीजन यहाँ पर है कंपनी के फंड रेस करने का तरीका। जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी बिजनेस को फंड करती है, फाइनेंस करती है, तो सबसे पहला ऑप्शन रखती है इक्विटीज का। और जब कभी भी इक्विटी फाइनेंसिंग से कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती है तो कंपनी चूज करती है डेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग के ऑप्शन में काफी ज्यादा रिस्क है और यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वोडाफोन आइडिया को लगा था कि कंपनी का बिजनेस ऐसे ही चलते रहेगा और इनके लिए डेट फाइनेंसिंग से पैसे रेस करना ही काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। जब कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट में था तो कंपनी यहाँ पर काफी आसानी से इंटरेस्ट को पे करती थी, लेकिन जब कंपनी को लॉसेस होने लगे तो यहाँ पर कंपनीज के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो गया अपने इंटरेस्ट कंपोनेंट को पे करना। सेकंड चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब कंपनीज को प्रॉफिट होता था तब कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी को जो है लॉसेस होने लगे और यहाँ पर फिर भी कंपनी डिविडेंड्स पे करती जा रही थी। जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड हर कोई पे करता है, लेकिन जब कभी भी लॉस होता है तो डिविडेंड कोई कंपनी पे नहीं करती है, जो कि वोडाफोन आइडिया ने किया। और इससे ये पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी मिसमैनेज्ड है। तीसरा और सबसे मेन रीजन है टेक्नोलॉजी। कंपनी ने टेक्नोलॉजी पर काम करना बहुत लेट स्टार्ट किया। जैसे ही रिलायंस जियो ने 4G लॉन्च किया मार्केट में, वैसे ही वोडाफोन आइडिया की कंपनीज ने काम करना शुरू किया 4G के स्पेक्ट्रम पर। और इसके अलावा अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो भारतीय एयरटेल अपने प्रोजेक्ट्स पर काफी आगे पहुंच चुका था। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे के ये 3 मेजर रीजंस थे। अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूं तो रीसेंट डेज में वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइसेस फिर से एक बार ऊपर आने लगे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न देने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है सारी की सारी 5G के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के 5G के प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के 5G के प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। फिर चाहे वो स्पीड की बात हो, फिर चाहे वो कॉस्ट की बात हो, वोडाफोन आइडिया के प्रोजेक्ट सबसे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर इसी चीज का इंपैक्ट पड़ा है वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पर और फिर से एक बार ऊपर जाने लगे हैं। होप करता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है इसके बारे में आपको क्लियर आइडिया लग चुका होगा। लेकिन ये डिसाइड करने से पहले हम लोग एक बार इनसाइट्स को चेक कर लेते हैं कि इनसाइट्स आखिर क्या कहते हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का ये सही टाइम हो सकता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को बुक प्राइस के साथ कंपेयर करूं तो ये काफी ज्यादा है, लेकिन इसका शेयर प्राइस जो है वो रिसेंट डेज में काफी कम है। अब हम इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न को कंपेयर कर लेते हैं एफडी के साथ और इसके अलावा म्यूचुअल फंड के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर काफी लोग कहेंगे कि ये बताना तो काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स ने रिसेंट डेज में एफडी से ज्यादा रिटर्न दिए हैं और अगर मैं म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करूं तो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स को भी नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर देखने की जरूरत है रिस्क को। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है और यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड। कंपनी ने रिसेंट डेज में रिसेंट ईयर में 1 रुपया भी डिविडेंड पे नहीं किया है, क्योंकि कंपनी के लॉसेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा एक बार फिर से कंपनी के बिजनेस मॉडल को और कंपनी के रेवेन्यू की स्ट्रीम्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है रेवेन्यू का, और उसी के कंपैरिजन में अगर जियो और भारतीय एयरटेल को देखा जाए तो यहाँ पर इनके इनकम के काफी ज्यादा सोर्सेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? क्या वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। होप करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के बारे में इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसके साथ साथ आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन आपके साथ मैं अपना ओपिनियन भी शेयर कर लेता हूँ, एक कंक्लूजन शेयर कर देता हूँ। अगर मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात करूँ तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और इसके अलावा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के पास सबसे ज्यादा डेट्स हैं और जैसे डेट्स क्लियर होते हैं वैसे ही कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि कंपनी की शेयर प्राइस रिसेंट डेज में नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।